सो गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ्स, और ग्राफ में मैथमेटिकल रूल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम फिजिक्स में बहुत सारे तरह के ग्राफ पढ़ते हैं। जनरली ऐसा देखा गया है कि नीट के बच्चे ग्राफ से बहुत डरते हैं। तो सबसे पहला जो अपना ग्राफ है वो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो वेरिएबल है, एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है। एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स की कोई भी वैल्यू लेंगे तो वाई की कॉरस्पॉन्डेंट वैल्यू आएगी। ये एक स्टैंडर्ड अपनी लाइन का इक्वेशन का ग्राफ है। इसको मैं ऐसे भी अरेंज करके लिख सकता हूँ, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और मैं जब इस ग्राफ को प्लॉट करूँगा तो इसका स्टैंडर्ड प्लॉटिंग देख लीजिए। ये ग्राफ ओके, मैं पेन दूसरे कलर का ले लेता हूँ। तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये मेरे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एक्सेस है। ठीक है, और ये मेरा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ हो गया। ठीक है, इसमें क्या समझने वाली बात है कि ये जो y एक्सिस पे ये जो ग्राफ लाइन जो कट कर रही है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, ये इंटरसेप्ट इस केस में पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे मैंने c को पॉजिटिव लिया है। ठीक है, प्लस c लग रहा है, c एक पॉजिटिव नंबर है तो ये पॉजिटिव हो गया। और ये जो लाइन का जो स्लोप है m जो है वो है इस लाइन का स्लोप x एक्सिस से, m जो है इस लाइन का स्लोप है एक्सिस से, और इसको बोलते हैं m इक्वल टू टेन थीटा। हमने पहले भी पढ़ा था कि टेन थीटा अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होती है तो टेन थीटा हमारा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और अगर थीटा की वैल्यू 90 से लेकर 180 के बीच में होती है, जो टेन थीटा होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव होता है, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस से जो एंगल है ये 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम है मतलब एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है तो स्लोप इसका पॉजिटिव है। अब इसी में बहुत सारे वेरिएशन बन सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं ये इस पार्टीशन को रब कर दूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि याद होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब इसके बहुत सारे वेरिएशन देखते हैं। ठीक है, एक तो इसका वेरिएशन की बात करूँ तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट्स से कि एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, y इक्वल टू 2x प्लस 3। ये तो बिल्कुल सीधा साधा है कि y इक्वल टू 2x प्लस 3। ये स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, लंबाई 3 है, और इसका जो स्लोप है वो 2 है, यानी कि टेन थीटा 2 है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव है। अब मान लीजिए इसी में एक एग्जाम्पल और ले लिया मैंने, y इक्वल टू 2x माइनस 3। इस केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूंगा तो मेरा स्लोप तो अभी भी पॉजिटिव है, बिकॉज टेन थीटा जो है x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको अपन स्लोप बोलते हैं। तो अभी भी मेरा जो स्लोप है वो 2 है, टेन थीटा अभी भी पॉजिटिव है 0 से लेकर 90 डिग्री में। लेकिन इस बार इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया, इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया तो इस बार मेरी लाइन y एक्सिस को नीचे कट करेगी, और नीचे कितनी डिस्टेंस में कट करेगी, 3 डिस्टेंस में कटेगी। तो ये एक एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए इस बार मैं स्लोप को नेगेटिव कर देता हूँ लेकिन इंटरसेप्ट को पॉजिटिव कर देता हूँ। स्लोप को नेगेटिव कर दिया लेकिन इंटरसेप्ट को पॉजिटिव कर दिया, तो इस बार मेरे कोऑर्डिनेट एक्स ऐसे ड्रॉ होंगे। स्लोप नेगेटिव हो गया तो मैं स्लोप को ऐसे नहीं लूंगा, मैं स्लोप को ऐसे लूंगा। ठीक है, अब आप देखिए ये इंटरसेप्ट तो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन ये जो थीटा है ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया। ये 90 डिग्री से बड़ा होता ही स्लोप मेरा नेगेटिव हो गया, और स्लोप की वैल्यू हो गई इस बार -2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। मैं यहाँ पर इसको जो हमारा ओरिजिनल है इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, इतने पार्ट को रब कर देता हूँ। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, स्लोप को भी नेगेटिव लूंगा और इंटरसेप्ट को भी नेगेटिव लूंगा। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल टू -2x माइनस 3। इस केस में मैंने स्लोप को भी नेगेटिव लिया, इंटरसेप्ट को भी नेगेटिव लिया। जो मेरी लाइन है वो y एक्सिस को नीचे कट कर रही है, ये x और y कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। ये स्लोप है, स्लोप क्या हो गया, इसका 90 डिग्री से बड़ा हुआ नहीं हुआ, थीटा इसका 90 डिग्री से बड़ा हुआ नहीं हुआ, यानी कि स्लोप इसका नेगेटिव हो गया। m की वैल्यू -2, c की वैल्यू -3। अब बात करते हैं कि भाई सर ये तो सब बता दिया आपने, पर ये फिजिक्स में कहाँ यूज होता है। चलिए एक और फॉर्म में, बहुत सिंपल सी फॉर्म है, और वो होती है जिसको बोलते हैं, अगर ये ग्राफ इंटरसेप्ट नहीं होता, y इक्वल टू 2x होता, तो ये ग्राफ क्या होता। y इक्वल टू 2x है यानी कि इंटरसेप्ट 0 है। इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब है कि ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन क्या अभी भी स्लोप पॉजिटिव है। यस, स्लोप पॉजिटिव है तो ये ऐसे पास होगा। ठीक है, एक और इसमें एक वेरिएशन और लेते हैं, y इक्वल टू -2x ले लेता हूँ। अभी भी इंटरसेप्ट 0 है लेकिन अब स्लोप क्या है, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव होना मतलब हो गया अभी भी ओरिजिन से पास होगा लेकिन अब ऐसे पास होगा। ठीक है, इसके कहाँ कहाँ यूजेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने पढ़ा होगा, मैं इसको अगली स्लाइड पे ले जाता हूँ जहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर पाएंगे। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अगर मैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करूँगा, एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करूंगा, तो मैं इसको उस फॉर्म में अरेंज कर देता हूँ, ए टी प्लस यू। क्या दिखता है आपको,
c की जगह इनिशियल वेलोसिटी, c की जगह इनिशियल वेलोसिटी, x की जगह t और m की जगह एक्सेलरेशन। यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, किसके बीच में बनाऊंगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊंगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊंगा, और मैं बोलता हूं कि मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पर, m इक्वल टू क्या हो गया, एक्सेलरेशन, स्लोप से कंपैरिजन करूंगा, यानी मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी का ग्राफ मेरा ये बनेगा, जहां पर इनिशियल वेलोसिटी तो होगी मेरी, सॉरी ये नहीं बनेगा, मेरे इसको मैं रब कर देता हूं, दोबारा बनाते हैं। ये मेरे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, मैं ग्राफ बना रहा हूँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में, चूंकि मेरा स्लोप पॉजिटिव ले रहा हूँ, मैं एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा। ये जो होगा मेरा ये इनिशियल वेलोसिटी होगा, और ये टाइम इधर हो ही रहा है, ये वेलोसिटी इधर। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और t इक्वल टू 0 पे मेरी इनिशियल वेलोसिटी u थी। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसके इस वाले पोर्शन को हटा भी सकता हूँ, इतना पोर्शन का ही मेरा काम आ जाएगा, और मैं चूंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैं ये वाला पोर्शन जो होगा मेरा ये काम का नहीं होगा, तो मैं इस ग्राफ को दोबारा प्लॉट कर सकता हूँ। जो एक्चुअली में फिजिक्स के हिसाब से वैलिड ग्राफ होगा वो ये ग्राफ वैलिड होगा। ये v हो गया, ये t हो गया, और ये u हो गया, यानी कि इसका इंटरसेप्ट u हो गया। ये वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए ये ग्राफ मेरा वैलिड नहीं है। इसी तरह से और भी अगर हम ग्राफ की बात करें तो आपने पढ़ा होगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है, और जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हमें यह आता है एफ इक्वल टू ए में। तो अगर फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का ग्राफ बनाऊंगा तो वो ओरिजिन से पास होगा, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का ग्राफ बनाऊंगा तो वो ओरिजिन से पास होगा। अच्छा, अगर हमने एसएचएम में आगे जाके पढ़ेंगे, एसएचएम में हम आगे जाके पढ़ेंगे एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी कि जैसे जैसे मैं स्प्रिंग को खींचता हूँ, है ना, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव होता है। अब इसको आप कंपैरिजन करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, क्या दिख रहा है आपको, इंटरसेप्ट 0 दिख रहा है, x की जगह क्या दिख रहा है, x की जगह x दिख रहा है, m की जगह क्या दिख रहा है आपको, माइनस के, यानी कि इसका स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो मैं किसके बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसको समझिए, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द ग्राफ की प्रॉब्लम्स। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं पैराबोला पे। तो मेरे ख्याल से स्ट्रेट लाइन के हमने बहुत सारे सवाल कर लिए, अब हम पैराबोला पे चलते हैं। पैराबोला, लेट्स राइट इट डाउन अगेन, पैराबोला, so P-A-R-A-B-O-L-A, पैराबोला। नाउ व्हाट इज पैराबोला? ठीक है, तो पैराबोला में हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे, लेट्स से कि x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। अगर x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है तो x इक्वल टू होता है ky स्क्वायर। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखिए इसका ग्राफ बनाने का एक बहुत सिंपल तरीका है, टेक्निक याद करने की। x इज इक्वल टू ky स्क्वायर, तो जिस तरफ स्क्वायर है वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों पॉसिबल है, लेकिन बाहर जो आउटपुट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का आएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा ऐसा, x इक्वल टू के वाई स्क्वायर। एक बार दोबारा समझिए, x इक्वल टू के वाई स्क्वायर ग्राफ ऐसे क्यों बनेगा, क्योंकि y पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, y पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन x जो होगा वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, तो x इक्वल टू के वाई स्क्वायर। ये तो हुआ एक पैराबोला का ग्राफ, और दूसरा पैराबोला का ग्राफ हम बना सकते हैं जहाँ पर x इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर हो गया, और दूसरा हम बनाएंगे y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इस केस में y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और जब इसका ग्राफ बनाएंगे अपन तो क्या हो सकता है, इसमें x पॉजिटिव किसकी पावर है, x की पावर 2 है, यानी x पॉजिटिव और नेगेटिव तो दोनों हो सकता है, लेकिन y तो पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो ये ग्राफ बन गया हमारा y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब ये तो मैथमेटिक्स होगी, फिजिक्स में कहाँ यूज होगा, फिजिक्स में देखते हैं इसको कहाँ यूज होगा। ये आपको ग्राफ हमने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अगर मुझे बोला जाए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v का ग्राफ बनाना है, अब यहाँ पर v स्पीड भी हो सकती है, यहाँ पर v वेलोसिटी भी हो सकती है। मान लीजिए पहले तो दे दिया कि v वेलोसिटी है, हमने मान लिया कि v वेलोसिटी है। अगर v वेलोसिटी तो वेलोसिटी तो नेगेटिव भी हो सकती है ना,
अब आप देखिए किसकी पावर स्क्वायर है, वेलोसिटी की पावर स्क्वायर है, यानी कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसा बनेगा। लेकिन अगर यहीं पर आपको देता कि v स्पीड है, भाई v तो स्पीड दे रखी है, अब बनाओ आप ग्राफ, तो क्या अब ये ग्राफ इतना ही बनेगा, इधर वाला पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि स्पीड तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। ये जो ग्राफ है ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड के बीच का ग्राफ है, ठीक है। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो कुछ चीज़ें जो मैथमेटिक्स में दिखती है वो फिजिक्स में अप्लाई नहीं होती। ये ग्राफ बनना पूरा चाहिए था, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा क्या वो पैरामीटर नेगेटिव पॉसिबल है या नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। v इजकल टू 2t², हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब यहाँ पर भी आपको ये जो फॉर्म दिख रही होगी, मैंने आपको जो फॉर्म बताई थी y इज प्रोपोर्शनल टू x² वाली फॉर्म दिख रही होगी। x पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है, यहाँ भी t नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है। तो t नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है, लेकिन v अगर मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना होगा तो ये बनेगा ऐसा। क्या ये ऐसा बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो मैथमेटिक्स तो बोलती है बना लो, लेकिन फिजिक्स बोलता है टाइम पॉसिबल नहीं है भैया, टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक पार्ट बना के छोड़ दो। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द पैराबोला के लेके सवाल। आइए अब अगले पे मूव करते हैं, सर्किल पे। तो सर्किल की इक्वेशन होती है x² + y² = r²। नाउ व्हाट इज दिस इक्वेशन, क्या बताती है? सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये एक पॉइंट है जो इस पेरिफेरी पे घूम रहा है, जिसकी इस फिक्स पॉइंट 0,0 से जो डिस्टेंस है वो हमेशा r होती है, ठीक है। तो ये सर्किल का इक्वेशन होता है। अब मान लीजिए आपको एक ये दे दिया है कि x² + y² = 16 है। अब आप बताओ इसकी रेडियस क्या होगी। तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में r² = 16 है, तो r = 4 हो गया, रेडियस 4 हो गई, ठीक है। और थोड़ा सा और घुमा के हमें सवाल दे सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल 2 आपको दे दिया 3x² + 3y² = 27 है। अब बताओ सर्किल की रेडियस क्या होगी। तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। आइए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो x² + y² = 9, 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर, इससे कंपेरिजन किया r = 3 मिल गया। सो दिस इज हाउ, कई बार सवाल यही फॉर्म दी हुई, कई बार फॉर्म घुमा के आएगी, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं एलिप्स, ठीक है। आइए हम लेते हैं एलिप्स। देखिए एलिप्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² / a² + y² / b², 1। इलिप्स का ज़्यादातर यूज़ होता है हम जब इलिप्टिकल ऑर्बिट पढ़ रहे होते हैं, ग्रेविटेशन पढ़ रहे होते हैं, कैपलस लॉ पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर इलिप्स का यूज़ होता है। इसलिए आपको मैथमेटिकल टूल में इलिप्स करवाया भी जाता है, और भी एक आध जगह आपको इलिप्स यूज़ होगा, ठीक है। आपको ऑप्टिक्स में भी कई जगह इलिप्स यूज़ होगा। तो इलिप्स में ये इस फॉर्म का क्या मतलब होता है? ये एक तरह से मतलब काफ़ी कुछ मिलता जुलता सिलेबस जो है। अगर हम बोलते हैं ना कि अर्थ सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, तो आंसर आता है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। तो ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है ये ऐसी होती है, ये इलिप्टिकल ऐसी होती है। इसमें ये हमारी होती है मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और ये होती है सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये ए होगी और ये मेरी बी होगी। दिस इज हाउ वी ड्रॉ द इलिप्स। अब इलिप्स में भी मैंने आपको बोला कि कई बार सवाल सीधा ऐसा नहीं आता है कि आपको इस फॉर्म में दे दिया और आपने ए और बी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि कैसे क्वेश्चन जो आता है वो घुमा फिरा के आता है, उसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। लेट्स से एग्जांपल 9x² + 16y² = 144। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। वहाँ तो x² का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ तो x² का कुछ कोफिशिएंट आ गया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए कैसे करेंगे? तो राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए, तो 9x² / 144 + 16y² / 144 = 1। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, 9 को नीचे ले जाओ, तो 9 को नीचे ले जाऊंगा 144 से डिवाइड करूँ तो x² / 16, 16 को नीचे ले जाऊंगा डिवाइड करूँगा तो y² / 9 = 1। अब देखिए, अब आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म मिल रही होगी, और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे तो a² = 16 मिल रहा है, a² = 16 मिल रहा है, तो a = 4 मिल गया, b = 3 मिल गया। तो सेमी मेजर एक्सिस होगी 4, सेमी माइनर एक्सिस होगी 3। तो ये तो हमारा एक यूज हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इलिप्स का यूज कहाँ होता है, तो एक SHM की
वेलोसिटी की इक्वेशन होती है जिसको बोलते हैं v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिस्टम की इक्वेशन होती है जिसमें अपन पार्टिकल की वेलोसिटी निकालते हैं। तो जब पार्टिकल, अगर आपने थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं, जब पार्टिकल मीन पोजीशन में होता है तो स्पीड मैक्सिमम होती है, जब पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन में होता है तो इसकी स्पीड जीरो होती है। ये हम बेसिकली पढ़ रहे हैं। अब अगर हमसे पूछ ले जाएंगे कि सर वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या होगा, सर इसमें तो आपने जितनी भी फॉर्म लगाई कोई सी भी फॉर्म नहीं लग रही, ना तो स्ट्रेट लाइन लग रही, ना सर्किल लग रही, ना इलिप्स लग रही, पर ये ना छुपी हुई फॉर्म है ये। अब ये छुपी हुई फॉर्म को कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये अपनी इलिप्स अपन पढ़ रहे थे, इसमें कहीं ना कहीं इलिप्स छुपा हुआ है। अब कैसे निकालेंगे उस इलिप्स को, समझिए। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या अभी भी ये फॉर्म आई? अभी भी नहीं आई सर। चलो कुछ और करते हैं। v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या अभी भी फॉर्म आई? अभी भी नहीं आई सर। चलो और भी कुछ करते हैं। तो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सर अभी भी नहीं आई, अभी भी नहीं आई। अभी भी इधर तो राइट हैंड साइड में तो 1 होना ही चाहिए। तो अब क्या करूंगा मैं, v स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या अब आई? लग रहा है सर आई, कुछ कुछ आई। ठीक है, अब मेरी जो फॉर्म आई है v अपॉन ए ओमेगा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मेरी ये फॉर्म आ गई। ठीक है, तो मेरा अब क्या हो जाएगा, ये मेरा इलिप्टिकल यानी कि वेलोसिटी वर्सेस एक्स के बीच में जो ग्राफ होगा वो इलिप्टिकल ग्राफ होगा। इसका वेलोसिटी का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा ए ओमेगा, डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा ए। हम जानते भी हैं मीन पोजीशन यानी कि एक्स इक्वल टू 0 पे एसएसएम जो पार्टिकल कर रहा है उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, और जब पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होता है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है। फिर ऐसे ही इधर नेगेटिव मैक्सिमम इधर 0। दिस इज हाउ वी डू इट। तो ये हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल में। मैं एक सिंपल आपको एलिप्स की फॉर्म बता रहा, लेकिन अगर आपको फिजिक्स से कनेक्ट करते हुए बताऊंगा तो ज़्यादा इंपैक्ट आएगा, बिकॉज हम नीट के बच्चे हैं, हमने ये चैप्टर पहले से पढ़े हुए हैं। ठीक है, आप 11-12 के बच्चे होते तो हम ये शायद सब चीज़ें आपको बताते नहीं, आप डर जाते हैं। लेकिन नीट के बच्चे को मैथमेटिकल टूल पढ़ाते वक्त पुराने चैप्टर के साथ कनेक्ट करना जरूरी है, तब जाकर उसको समझ में आएगा। ओके, सो ये हमारा इलिप्स हो गया। ठीक है, अब इलिप्स के बाद हम नेक्स्ट एक सवाल जैसे आपके लिए दे देता हूँ। t इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट L/g, है ना, टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, वो प्रोपोर्शनल टू लंबाई होता है। अगर मैं आपको बोलूं t वर्सेस अंडर रूट L, आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, t वर्सेस अंडर रूट L, t वर्सेस L, t स्क्वायर वर्सेस L, आप ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए। ठीक है, पॉज कीजिएगा वीडियो को, खुद ट्राई कीजिएगा। अब आप इसका सॉल्यूशन भी देखिए। तो देखिए, अगर इस सवाल को मैं ध्यान से देता हूं तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो मुझे अगर टाइम पीरियड और अंडर रूट L में ग्राफ खींचना होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा y इक्वल टू mx प्लस c। लेकिन वहीं पर अगर मुझे टाइम पीरियड और वर्सेस L के बीच में ग्राफ खींचना होगा तो देखिए t इज प्रोपोर्शनल टू L है, इसका मतलब क्या हो गया, t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू L, सॉरी t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू L। अब इस केस में क्या होगा, t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू L, यानी t पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, t पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हम तो ये भी जानते हैं सिंपल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड तक भी किसी का नेगेटिव हो नहीं सकता। यानी कि ग्राफ तो पूरा बनेगा, लेकिन फिजिक्स बोलेगी यहीं तक बहुत है भैया, नीचे मत बनाओ। फिजिक्स क्या बोलेगी, यहीं तक बहुत है, नीचे मत बनाओ। ठीक है, बिकॉज टाइम पीरियड तो नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, सो t इज प्रोपोर्शनल टू L का ये ग्राफ बना, t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L, t और अंडर रूट L का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना, और t स्क्वायर और L के बीच का ग्राफ बनाऊंगा। तो देखिए t स्क्वायर और L के बीच का ग्राफ बनाऊंगा तो ये t स्क्वायर हो गया y एक्सिस पर, ये L हो गया। अब तो ये वापस स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये वेरिएशंस हैं जो ग्राफ के, आपको हर चैप्टर में आएंगे। अगेन अगर आपने नहीं पढ़ा टाइम पीरियड निकालना तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, बट चूंकि आप नीट रिपीटर के बच्चे इसलिए आपके लिए स्पेशल हम सवाल लेकर आए। अब हम बात करते हैं हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला में और एक्सपोनेंशियल डिके में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर n।
ठीक है, यहाँ पर x की पावर जो भी हो n पॉजिटिव होना चाहिए. दिस कुड बी y is proportional to 1 upon x, this could be y is proportional to x square, this could be y is proportional to 1 upon x की पावर 3/2, this could be y is proportional to x की पावर 5/2. सबका ये स्टैंडर्ड केस है जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. बाकी सब हाइपरबोला के केस है, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. और इसका जो ग्राफ बनता है वो y और x में जो ग्राफ बनता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है. ऐसा क्यों बनता है? आप देखिए जब x बढ़ेगा तो y कम होगा, जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो y कम होता जा रहा है, जैसे जैसे x कम होता जा रहा है y बढ़ता जा रहा है. फिजिक्स में कहाँ यूज है? फिजिक्स में कहाँ यूज है इसका? तो आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी हो, PV इक्वल टू nRT पढ़ा है आपने, PV इक्वल टू nRT. अगर उसमें मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट लेता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट लेता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट ऑलरेडी कांस्टेंट है, और टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट ले लिया, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट और PV इक्वल टू कांस्टेंट हो गया. यहाँ पर भी क्या होता है, x और y अगर दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कांस्टेंट टर्म आती है, तभी तो कांस्टेंट टर्म आती, तभी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है. तो PV इक्वल टू कांस्टेंट ले लिया तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ बनाऊंगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा. ठीक है, ये हमारा फिजिक्स का यूसेज है. ठीक है, यहाँ से हम PV इक्वल टू nRT से आइसोकोरिक, आइसोबारिक बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इतना बहुत है. और अब हमारा लास्ट है एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल ग्राफ. तो सबसे पहले हम लेते हैं y इक्वल टू ई की पावर x. ठीक है, y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ. ठीक है, ये हमें बनाना आना चाहिए. ये ग्राफ होता है ऐसा, यहाँ पर y है और यहाँ पर x है. ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है. ठीक है, दूसरा हम ग्राफ लेते हैं y इक्वल टू ई की पावर माइनस x का ग्राफ. अब e की पावर माइनस x का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ होता है ऐसा. कैसे होता है? अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूँगा, x इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो e की पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा. ठीक है, और अगर y इक्वल टू ई की पावर माइनस x का ग्राफ. ठीक है, और x इक्वल टू अगर मैं इनफाइनाइट पुट करूँगा, x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करूँगा, ये हो जाएगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट. x इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करूँगा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू जाएगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट विच इज़ 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0. बिल्कुल सही है. ठीक है, और अगर x इक्वल टू 0 जैसे जैसे पास आता जाएगा, जैसे जैसे 0 अगर 0 पुट करूँगा, ठीक है, अगर 0 पुट करूँगा, नहीं ये ग्राफ ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी इसमें गलती होगी. हम इसको ग्राफ को दोबारा बनाते हैं, है ना. ये ग्राफ, लेट मी ड्रॉ इट अगेन. ठीक है, इस ग्राफ को मैं दोबारा बनाता हूँ. ये हो गया e की पावर माइनस x का जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, उल्टा होगा. ठीक है, यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो हम इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, कोई बात नहीं. तो सही ड्रॉ होना जरूरी है. ठीक है, दोबारा बनाते हैं. y इक्वल टू ई की पावर माइनस x का ग्राफ होगा. ये जो ग्राफ है इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि ये जो ग्राफ है इसका जस्ट अपोजिट ये ग्राफ होगा y इक्वल टू ई की पावर माइनस x का. आप समझिए कैसे? हालांकि हमें ज़्यादा जरूरत नहीं समझने की, फिर भी हम समझ लेते हैं. अगर x की वैल्यू मैंने माइनस इनफाइनाइट रखी, अगर x की वैल्यू मैंने माइनस इनफाइनाइट रखी, ठीक है, अगर मैंने x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रखी तो माइनस इनफाइनाइट रखी तो ये y की वैल्यू इनफाइनाइट देगा. ठीक है, और x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू e की पावर 1 विच इज 2.73 देगा, और x की वैल्यू मैंने इनफाइनाइट रखी तो y की वैल्यू 0 देगा. तो दिस इज अ करेक्ट ग्राफ. y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, दिस इज एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ है. ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज का ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियल डिके का ग्राफ है. ठीक है, अब अगेन फिजिक्स में कहाँ यूज होता है? चलिए, तो फिजिक्स का अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं. आपने कैपेसिटर को जो चार्ज करते हैं वो भी एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है, और जब कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं वो भी एक्सपोनेंशियली डिके होता है. और कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग इक्वेशन होती है Q इक्वल टू Q0 e की पावर माइनस t अपॉन RC. ठीक है, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो ये ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से, एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है. ये वाला पार्ट नहीं लूँगा बिकॉज द टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि मैं ग्राफ किसी बीच में बना रहा हूँ, Q वर्सेस T के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, तो मैं कभी भी उसको नेगेटिव से स्टार्ट नहीं कर सकता. और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी चार्ज की वो होगी Q0. और देखिए जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाता है टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू 0 होती जाएगी. शुरू में जब डिस्चार्ज होना शुरू हुआ ही था उस समय इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी Q0, तो Q इक्वल टू Q0 e की पावर माइनस 10 अपॉन RC. आप चाहें तो एक और रेडियो एक्टिव डिके n इक्वल टू
n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, ये भी एक्सपोनेंशियल डीके का एग्जांपल है। तो दिस इज हाउ आज हमने सारे के सारे ग्राफ कंप्लीट किए, आई होप, और हमने इसको फिजिक्स से भी रिलेट किया, विच इज थोड़ा सा लगता है, पर चूंकि आप नीट के बच्चे हैं, रिपीटर के बच्चे हैं, तो मुझे लगा था कि आपको इतनी वैल्यूडेशन दे कि आपको बेसिक मैथ्स पढ़ते वक्त भी लगे कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। दैट्स व्हाई वी ट्राई टू कनेक्ट। होपफुली यू विल लाइक दिस। थैंक यू।